गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की। इससे पहले हमने बात करी थी मिक्स्ड फार्मिंग की, और ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, व्हाट मीनिंग्स ऑफ भूमध्य सागरीय खेती। इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, अब देखो मेडिटेरेनियन जो एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। अब वो मैप में आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद में ये जो रीजन है मेडिटेरेनियन जो सी है, इसको बोला जाता है, और इसके नियर बाई एरिया के अंदर जो एग्रीकल्चर की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय खेती या मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर बोलते हैं। सो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। सो ये अपने आप में कैसी एक विशिष्ट प्रकार की खेती मानी जाती है, और इट्स प्रैक्टिस्ड इन कंट्री ऑन आइदर साइड ऑफ मेडिटेरियन सी। ठीक है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ऑफ ट्यूनीसिया टू अटलांटिक कोस्ट। तो मोस्टली ये जो एरिया है यहाँ पे मोस्टली जो है इस एरिया के अंदर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, जिसके अंदर यहाँ पे जो है वो साउथ जो है यूरोप आ गया, यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका आ गया इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं अटलांटिक कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है दैट इज़ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी कि इसके अंदर मोस्ट ऑफ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका, ट्यूनीसिया जो एक अफ्रीका का ही कंट्री का नाम है, अटलांटिक कोस्ट एंड सर्दर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो है ये मेडिटेरेनियन सी जो है इसके नियर बाई एरिया और इसके सिमिलर जितनी भी क्लाइमेट वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है, लाइक पार्ट ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड चिली, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड कैलिफोर्निया, सर्दर्न कैलिफोर्निया। तो इन रीजन के अंदर मेडिटेरेनियन सी के अकॉर्डिंग क्लाइमेट पाई जाती है जहाँ पे भी, तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे एग्रीकल्चर होती है वो सिमिलरिटी रखती है सारी, किसके अकॉर्डिंग, भूमध्य सागरीय खेती के अकॉर्डिंग। तो इन वर्ल्ड के अंदर इन सभी रीजन के अंदर मेडिटेरेनियन जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसे यदि हम बात करें मेडिटेरेनियन जो एग्रीकल्चर होती है, इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे खट्टे फलों की जो है वो इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनकी खेती करते हैं। खट्टे फल जैसे हम बात करें संतरा हो गई, अंगूर हो गए, इनकी जो है मोस्टली यहाँ पे खेती की जाती है। इसी के लिए मेडिटेरेनियन जो एग्रीकल्चर होती है वो फेमस है वर्ल्ड के अंदर खट्टे फलों के लिए। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा ध्यान कर लेना आप तो कि इट्स फेमस फॉर सिट्रस फ्रूट्स एंड प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें विटीकल्चर की। जो विटीकल्चर बोलते हैं किसको है, तो यहाँ पे मोस्टली विटीकल्चर वही होता है जो खट्टे फल होते हैं। जैसे हम बात करें ग्रेप्स कल्टीवेशन इज़ द स्पेशलिटी ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन। यहाँ पे विटी जो कल्चर होता है, ठीक है, तो ग्रेप्स इसके अंदर फेमस फल जो है वो माना जाता है, जहाँ पे इसकी जो है खेती की जाती है। यानी कि अंगूर की जो कृषि होती है वो इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। बेस्ट क्वालिटी वाइन्स इन द वर्ल्ड विथ डिस intensive flavors are produced from highly quality grapes in various countries of this region। यानी कि यहाँ पे उच्च क्वालिटी के अच्छे किस्म के जो अंगूर होते हैं उससे उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा यानी कि दारू जो होती है वो बनाई जाती है। जो वाइन होती है ना वो उच्च क्वालिटी की यहाँ पे बनाई जाती है। किससे, अंगूरों से। तो अंगूरों की दारू जो है यहाँ पे फेमस जो है वो बनाई जाती है कई देशों के अंदर, जैसे इटली की हो गई, फ्रांस हो गया। तो यहाँ पे वेरियस टाइप की अच्छी क्वालिटी की दारू यहाँ पे बनती है, वाइन बनती है। सो इन्फेरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू रेजिन्स एंड करेंट्स। यहाँ पे देखो जब वो अंगूर सूख जाते हैं, जब अंगूर सूख जाते हैं तो उनसे क्या सुखा कर क्या बना लिया जाता है, मुनक्का और किशमिश। किशमिश जो होती है ना, किशमिश, तो किशमिश और मुनक्का, मुनक्का जो है थोड़े बड़े होते हैं
किशमिश से, तो मुनक्का और किशमिश अंगूरों को सुखाकर बनाए जाते हैं। दिस रीजन आल्सो प्रोड्यूस ऑलिव्स एंड फिग्स, तो यहाँ पे अंजीर और जैतून भी यहाँ पे उत्पादन किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक ओलिव जो होते हैं वो जैतून होते हैं, ओलिव्स होते हैं वो अंजीर, और यहाँ पे फिग्स जो होते हैं उसको बोलते हैं जैतून। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह में शामिल होते हैं अंजीर और जैतून। अंजीर जो होती है वो एक गोल आकार की होती है, बीच में से जो है थोड़ा सा छेद निकाल कर जो है यानी कि गोल टाइप ही होती है, और यहाँ पे आपको देखा होगा जो खाड़ी देश है ना वहाँ पे मोस्टली देखने को मिलती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अंजीर और जैतून का भी प्रोडक्शन किया जाता है, वो भी खट्टे होते हैं थोड़े। ठीक है, सो दैट एडवांटेज ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर is that more valuable crops such as fruits and vegetables are grow in winter when there is great demand in European and North American market। तो यहाँ पे जो है ना शीत ऋतु के अंदर, सर्दियों के अंदर जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों और सब्जियों की नीड बढ़ जाती है ना, तो अब यहाँ से इस क्षेत्र से पूर्ति की जाती है, यहाँ से सप्लाई की जाती है। ठीक है, यानी कि यूरोप और अमेरिका में जब सब्जियों की नीड होती है, फ्रूट्स खट्टे फलों की नीड्स होती है, तो यहाँ से सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है खट्टे फलों के लिए, सिट्रस फ्रूट्स के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे ग्रेप्स जो है वो उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है, उनको सुखाकर, ग्रेप्स को सुखाकर हम क्या बना लेते हैं, मुनक्का और किशमिश बना लेते हैं। इसके अलावा जैतून और ये जो अंजीर होती है उसकी भी यहाँ पे खेती की जाती है। इसके बाद में हम बात करें मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। अब देखो मार्केट गार्डनिंग जो होती है वो क्या होती है, मार्केट यानी कि मार्केट के लिए जो सब्जी होती है या जो भी जो फूल वगैरह होते हैं उनके लिए जो खेती की जाती है उसी को हम बोलते हैं बागवानी, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो ये ध्यान कर लेना, बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि। हॉर्टिकल्चर जो होती है ना, यानी कि एक गार्डन के अंदर होने वाले जितनी भी फल, फूल या सब्जियां जो होती हैं उसी को हम बोलते हैं उद्यान कृषि, उद्यान कृषि। तो उद्यान कृषि मोस्टली होती है पुष्प, जितने भी फूल वगैरह होते हैं उनकी खेती करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सो मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइज इन द कल्टिवेशन ऑफ हाईली वैल्यू क्रॉप्स सच एज द वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स। तो यहाँ पे हम सब्जियों की बात करते हैं, फलों की बात करते हैं, और फ्लावर्स जितने भी फूल वगैरह होते हैं उनकी बात करते हैं, उनका प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है सोली फॉर दी अर्बन मार्केट। और ये किसके लिए तैयार किया जाता है, ये शहरों के लिए, शहरों क्षेत्रों के नियर बाई, जिसकी मांग नगरीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होती है। फार्म आर स्मॉल, इनके जो फार्म होते हैं वो स्मॉल होते हैं, एंड लोकेटेड वेयर देयर आर गुड ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन व्यवस्था अच्छी होती है वहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं। लिंक्स विद द अर्बन सेंटर्स वेयर हाई इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर इज लोकेटेड। ये जो है जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, इससे कृषि के खेतों का आकार छोटा होता है, जहाँ पे यातायात अच्छे होता है वहाँ पे ये मोस्टली ये खेती जो है की जाती है, जहाँ पे उच्च क्वालिटी के कंज्यूमर होते हैं। यानी कि अर्बन एरिया के अंदर कुछ अर्बन सेंटर होते हैं जहाँ पे कुछ कंज्यूमर होते हैं जो हाई इनकम रखते हैं, उनके लिए जो उनकी मांग को पूरा करने के लिए इस प्रकार की हॉर्टिकल्चर की जाती है। यह आपको ध्यान करना है, यानी कि ऊंची आय वाले उपभोक्ता जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इस प्रकार की हॉर्टिकल्चर की जाती है। इट इज़ द बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव एंड लेज एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ पे इसमें गहन श्रम यानी कि यहाँ पे लेबर जो है इंटेंसिव चाहिए और पूंजी की आवश्यकता भी इसमें खूब सारी होती है। वहीं पे इसके अंदर सिंचाई की भी आवश्यकता है, यूज ऑफ इरिगेशन की भी यहाँ पे नीड होती है। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान करना है। इसके अलावा हमें इसके अंदर HY सीड्स की नीड होती है, यानी कि हाइब्रिड वैरायटी के जो सीड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र यानी कि फर्टिलाइज़र होता है उर्वरक, जो चीज़ें अच्छे से ग्रो करवाने के लिए जो जितने भी पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, वो सारे इसमें यूज़ किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउस जो होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा ग्रीन हाउस के बड़े बड़े पॉली हाउस बने होते हैं, उनके अंडर ही जो है खेती की जाती है। तो ग्रीन हाउस की इसमें नीड होती है। और आर्टिफिशियल हीटिंग्स एंड कोल्डर रीजन, तो यहाँ पे अच्छी किस्म की बीजों की ज़रूरत, सिंचाई की ज़रूरत, फर्टिलाइज़र की, अच्छी कैपिटल की ज़रूरत और इंटेंसिव जो लेबर होती है उसकी भी नीड होती है। वहीं पे हरित गृह और शीत क्षेत्रों के कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल जो होता है कृत्रिम हीट, यानी कि हम
जानबूझ के वहाँ पे हीटिंग प्रोवाइड करवाएं, दैट इज़ आर्टिफिशियल हीटिंग, ठीक है, वो सारी व्यवस्था हमें वहाँ पे करनी पड़ती है। तो हॉर्टिकल्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्बन एरियाज़ के नियर बाय होती है, जहाँ पे कंज्यूमर गुड इनकम रखते हैं, वहाँ पे इस प्रकार की एग्रीकल्चर होती है, जिसमें हमें अच्छी जो है इंटेंसिव लेबर चाहिए, एचवाई सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, ग्रीन हाउस से आर्टिफिशियल हीटिंग ऑल एसेट्रा, ठीक है। तो ये इन चीज़ों की सभी की ज़रूरत हमें इस चीज़ में चाहिए। नेक्स्ट इज दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट यूरोप। तो ये मोस्टली जो है ना पश्चिमी यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड मेडिटेरेनियन रीजन्स के अंदर मोस्टली ये इस प्रकार की खेती होती है। तो ठीक है, इस प्रकार की जो खेती होती है हॉर्टिकल्चर की, वो मोस्टली पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागरीय प्रदेश में विकसित है। वहीं पे हम बात करें, देखो यहाँ पे एक नाम आया है, दी नीदरलैंड स्पेशलाइज इन ग्रोविंग फ्लावर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप स्पेशली ट्यूलिप। अब ये ट्यूलिप जो है ना एक फूल होता है जो पूरे यूरोप में सप्लाई होता है, विच आर फ्लोन टू ऑल मेजर सिटीज़ इन यूरोप। अब ये ट्यूलिप जो है ना नीदरलैंड के अंदर खूब सारा होता है, ठीक है। तो ये जो है ना पूरे यूरोप में सप्लाई होता है, तो ये काफ़ी जो है फेमस है इन दी हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो इस प्रकार के बाग बनाकर, उद्यान लगाकर जो है फूलों की खेती की जाती है और पूरे मार्केट में सप्लाई की जाती है। और यहाँ पे जो एक एग्जांपल दिया है, जो नीदरलैंड जो है ट्यूलिप फूलों की खेती करता है जो पूरे यूरोप में सप्लाई किए जाते हैं। द रीजन वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन द वेजिटेबल ओनली दी फार्मिंग इज़ नॉन एज ट्रक फार्मिंग। जहाँ पे एक ऐसे, जैसे जो कोई किसान है जो केवल और केवल सब्जियां ही उगाता है, तो इस टाइप की खेती को हम ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर सकते हो। यानी कि कोई किसान ये चाहे, कोई किसान यानी कि कृषक केवल सब्जियां ही पैदा करता हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रक फार्मिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है। द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म from the market is governed by the distance that truck can cover overnight, hence name truck farming। अब देखो क्या होता है, यानी कि हम जो ट्रक फार्मिंग है वो शहर से इतने ही एरिया के ऊपर करते हैं कि हम रात में शहर में यानी कि रात में चलें तो सुबह तक वहाँ पे पहुँच सकें। तो इतनी ही दूरी के ऊपर, यानी कि जो ट्रक फार्म और बाज़ार के मध्य की जो दूरी है वो एक ट्रक रात भर में तय करता है। उसी आधार पर हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग इसको बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है कि हम जो ट्रक फार्मिंग जो है इसीलिए बोलते हैं कि कोई शहर है तो इतनी दूरी पे कि हम एक रात में ट्रक यहाँ तक पहुँचा पाएँ, ठीक है, और मार्केट में सप्लाई कर पाएँ अपने वेजिटेबल्स की, दैट इज़ ट्रक फार्मिंग। अब देखो एक चीज़ हो रही है, इन एडिशंस टू मार्केट गार्डनिंग ए मॉडर्न डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका इज़ फैक्ट्री फार्मिंग। अब देखो एक नाम और आया फैक्ट्री फार्मिंग। अब ये क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं कारखाना, हिंदी में बोलते हैं इसको कारखाना खेती। ये क्या होती है, तो जो पश्चिमी, जैसे इसमें आया है कि जो मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ है इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर, जैसे इसमें एग्जांपल आया एक तो वेस्टर्न यूरोप, यानी कि जो पश्चिमी यूरोप है, और जो उत्तरी अमेरिका है, वहाँ पे क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा एक कारखाना कृषि भी की जाती है, जो अपने आप में पर्टिकुलरली पॉपुलर यानी कि पोल्ट्री एंड केटल rearing is done in stalls and pens fed on manufactured feed stuffs and carefully survived against disease। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, कारखाना खेती बोलते हैं, फैक्ट्री फार्मिंग इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें पशुधन पाला जाता है, यानी कि हम यहाँ पे कैटल, जो कैटल होता है ना, कैटल यानी कि गाय वगैरह पाली जाती हैं, और इसका मोस्टली जो पर्पज़ होता है गाय बैल वगैरह, और यहाँ पे पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गे वगैरह भी पालते हैं, ठीक है, और उन्हें बड़े बड़े बाड़ों में रखते हैं और उनको भोजन वगैरह करवाया जाता है, और उनकी जो हेल्थ होती है उसके ऊपर भी हम फोकस करते हैं। और इसमें भवन निर्माण जैसे फीड स्टफ एंड केयरफुली सुपरवाइज्ड अगेंस्ट डिजीज़, हम इनका जो डिजीज़ होती है उनके ऊपर ही फोकस करते हैं। देयर रिक्वायर हैवी कैपिटल, इसमें जो है हैवी कैपिटल की नीड होती है। इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पे हमें बिल्डिंग बनानी पड़ती है, मशीनरी यूज़ होती है, वेरियस ऑपरेशन हमें यहाँ पे करने पड़ते हैं। वेटनरी सर्विसेज एंड हीटिंग एंड लाइटिंग्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पोल्ट्री फार्मिंग्स एंड कैटल रियरिंग
इज ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो जितने भी कैटल पाले जाते हैं उनकी बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है। हम यहाँ पे भवन निर्माण बनाते हैं, यंत्र जितने भी टूल्स होते हैं, मशीनरी होती है, उनको खरीदते हैं, तथा जो लाइटिंग होती है, हीट होती है, उसकी व्यवस्था भी करते हैं, तथा पशु चिकित्सा यानी कि किसी प्रकार का यदि कोई एनिमल बीमार हो गया तो उनके लिए भी हमें आवश्यकता करनी होती है। अच्छी नस्ल का चुनाव करते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग कैन बी आल्सो कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो अच्छी प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों और कुकर या पशुपालन को महत्वपूर्ण यहाँ पे इसमें जो है साइंटिफिक ब्रीडिंग यहाँ पे करवाई जाती है। सो ये जो कारखाना खेती होती है ये अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के अंदर की जाती है। यहाँ पे केटल्स को पाला जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती है। अभी बात करें टाइप्स ऑफ फार्मिंग कैन आल्सो कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। कृषि करने वाले जो संगठन होते हैं उनके आधार पे भी कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे हम बात करें फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय द वे इन विच फार्मर ऑन देयर फार्म्स एंड वेरियस पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विच हेल्प रन दीज फार्म्स। यानी कि कुछ अपना अधिकार और उस प्रकार की जो नीतियाँ होती हैं कृषि में सहायक होती हैं जो उन्हें प्रभावित करती हैं। जैसे हम यहाँ पे दो टाइप की और एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग और एक को बोलते हैं यहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, सो कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, जैसे एक समिति होती है, एक कोऑपरेटिव समिति बनती है, जो समितियाँ होती हैं ना इसको बोलते हैं समिति फार्मिंग। ठीक है, सहकारी, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं सहकारी। ये छोटी छोटी समितियाँ होती हैं वो ही क्या करती हैं, फार्मिंग करती हैं मिलकर, और वो किसानों को लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं, और कोऑपरेटिव फार्मिंग उसी को बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ए ग्रुप ऑफ फार्मर फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय द पुलिंग इन देयर रिसोर्सेज वॉलेंट्री फॉर द मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। अब देखो ये क्या है, जब कृषकों का एक समूह मिल जाता है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स जब मिल जाता है तो कृषि से अधिक प्रॉफिट किस प्रकार से कमाया जा सकता है, स्वेच्छा से सहकारी संस्था वो बना लेते हैं और कृषि कार्य संपन्न कर लेते हैं। उसी को इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। अब वो क्या करते हैं, देखो 5-10 किसान आपस में मिल गए, उन्होंने क्या बना लिया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, और वो सोसाइटी में वो पैसे जोड़ेंगे और वो सोसाइटी मिलकर क्या करवाएगी, एग्रीकल्चर करवाएगी। ठीक है, तो वो सारा खर्चा जो है वो सोसाइटी उठाएगी, वो मिलकर फार्मिंग करते हैं, दैट इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है, तो देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हेल्प फार्मर, वो क्या करती हैं, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती हैं वो फार्मर को हेल्प करती हैं टू प्रोक्योर ऑल इम्पोर्टेंट्स इनपुट ऑफ फार्मिंग। वो क्या करती हैं, जितने भी किसानों को जितने भी कार्य करने में आने वाली सभी चीज़ों को खरीद करने में। ठीक है, सेल देन प्रोडक्ट्स ऑल द मोस्ट फेवरेबल टर्म्स इन हेल्प इन प्रोसेसिंग इन क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट्स। अब वो क्या करती हैं, जो सोसाइटीज़ होती हैं वो चीज़ों को खरीदने और उचित मूल्य पर बेचने तथा सस्ती दरों पर साधनों को जुटाने के लिए उनकी किसानों की हेल्प करती हैं। तो ये जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि 20-25 किसानों ने आपस में मिलकर एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी मिलकर क्या करवाएगी, किसानों को वेरियस टाइप की जो उनकी रेट्स है वो दिलाएगी, उनको सीड्स वगैरह या मशीनरी वगैरह वो प्रोवाइड करवाती है। सो दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज फार्मिंग। कोऑपरेटिव मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ओवर ए सेंचुरी अगो एंड हैज़ बीन सक्सेसफुली इन मैनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। अब देखो जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं सहकारी आंदोलन, तो वो बहुत ही पुराना है, ये अपने आप में एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड ओवर ए सेंचुरी अगो एंड हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मैनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। और वो कई देशों के अंदर, जो वेस्टर्न यूरोप के कई देश हैं वहाँ पे ये सफल भी रहा। जैसे यहाँ पे लाइक डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, कुछ यूरोपियन देश हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव जो फार्मिंग है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डेनमार्क का। तो डेनमार्क एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एग्रीकल्चर होती है वो प्रेजेंट में भी सक्सेसफुल है। इन डेनमार्क द मूवमेंट हैज़ बीन सो सक्सेसफुल दैट प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज़ मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव। यानी कि जो डेनमार्क देश है वहाँ पे प्रत्येक कृषक इसका सदस्य बना है, और डेनमार्क इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा सफल रहा है, जहाँ पर व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक जो है इस मूवमेंट का अपने आप में एक पार्ट रहा है। तो डेनमार्क का ये जो है अंडरलाइन कर लेना, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ना यानी कि एग्रीकल्चर आने पर आपको ये क्या करना है कि डेनमार्क आर ए सक्सेसफुल कंट्री विच हैव प्रैक्टिस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है।
इसके बाद में हम बात करते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग थोड़े सिमिलर हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे समझना है आपको, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग्स इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी जो किसान होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कलेक्टिव फार्मिंग जो होती है उसको बोलते हैं सामूहिक। पूरा समाज मिलकर खेती करता है और जो प्रॉफिट होगा वो पूरे समाज में बटेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। यानी कि जो कलेक्टिव फार्मिंग होती है उसमें इसको बोलते हैं सामूहिक खेती। पूरा समाज मिलकर खेती करता है और खेती से जो आउटपुट निकलता है वो पूरे समाज में इक्वल डिवाइड होगा। इसी को बोलते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। यानी कि इस प्रकार की कृषि का जो आधारभूत सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसमें उत्पादन के साधन जो होते हैं उनका स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कलेक्टिव फार्मिंग और द मॉडल ऑफ कोलखोज वाज इंट्रोड्यूस इन अर्ल ईस्ट Soviet Union in improve upon the efficiency of the previous method of agriculture and boost agriculture productions for self sufficiency। अभी देखो, इसको जो है सोवियत यूनियन में कॉल खोज बोला जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर सकते हो। कॉल, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, कॉल खहोज, खहोज। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और वैसे इंग्लिश में कॉल खोज इसको बोला जाता है। तो सोवियत यूनियन में जो है सबसे पहले सामूहिक खेती प्रैक्टिस की जाती थी। पूर्व सोवियत संघ जिसको बोला जाता है यूएसएसआर, जैसे यूएसएसआर जो है वहाँ पे जो कलेक्टिव फार्मिंग है उसको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा किया जाता था। ठीक है, फिर डिवाइडेशन हो गया यूएसएसआर का। ठीक है, तो जहाँ कृषि की दशा सुधारने और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी सोवियत यूनियन के अंदर, यूएसएसआर के अंदर। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में क्या बोला जाता था, कॉल खोज बोला जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक में कर भी रखा है, ये कर लेना। वहीं पे हम बात करें नेक्स्ट, द फार्मर यूज टू पूल इन दी ऑल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइव स्टॉक एंड लेबर। हाउएवर दे वर अलाउड टू रिटेन वेरी स्मॉल प्लॉट्स टू ग्रो क्रॉप्स इन ऑर्डर टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट्स। वो क्या करते थे कि जितने भी जो कृषक होते थे, किसान होते थे, वो अपने संसाधन जैसे अपनी कोई खेत हो गया या फिर जो कैटल हो गया, पशुधन हो गया, या फिर जो श्रम जो करते थे मिलाकर कृषि कार्य करते थे और अपनी जो दैनिक जो नीड होती थी, डेली रिक्वायरमेंट्स होती थी, उनके अकॉर्डिंग पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते थे। यानी कि अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट होती थी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते थे और कुछ छोटा सा लैंड का पार्ट अपने हिस्से में भी रखते थे। और ये आत्मनिर्भरता के लिए इस प्रकार की कलेक्टिव फार्मिंग यूएसएसआर के अंदर करी गई थी। यानी कि पूरी सोसाइटी मिलकर खेती करती थी, उससे जो मिलने वाला आउटपुट था वो सभी मिलकर बांट कर खाते थे। और ये जो है ये इसको कॉल खोज वहाँ पे बोला जाता था। नेक्स्ट इज माइनिंग, जिसको हम माइनिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, हमारे इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ से किसी भी चीज़ को बाहर निकालते हैं, दैट इज़ माइनिंग। यानी कि चीज़ों को उत्खनन करना, खनन करना, चीज़ों को बाहर निकालना माइनिंग कहलाता है। सो डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो माइनिंग जो है ना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में खनन, क्या बोलते हैं, खनन, चीज़ों को खंगाल कर निकालना, ऐसे समझ लो आप तो सही। या फिर हमारा जो सरफेस एरिया होता है वहाँ से हम चीज़ों को बाहर निकालते हैं, जैसे ये सरफेस एरिया है। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे मिनरल्स है हमारी अर्थ के नीचे, तो उनको खोद कर निकालते हैं, उसी को हम माइनिंग बोलते हैं। तो मानव विकास के इतिहास में द डिस्कवरी ऑफ मिनरल इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव इतिहास में खनिजों की खोज कई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, जैसे रिफ्लेक्ट इन मैनी स्टेजेस इन टर्म ऑफ कॉपर एज। जैसे हम क्या बोलते थे, ताम्र युग, इसको क्या बोलते थे, ताम्र युग बोलते थे। ब्रोंज, सिल्वर, आयरन, लोहा युग। तो 3-4 जो है एज हमारे जैसे ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर आप देखते ही हो। ठीक है, जिससे हम कई बार ताम्र युग, कांस्य युग और लोहा युग, ठीक है, इस प्रकार से हम कंसिडर करते हैं। द यूज ऑफ मिनरल्स इन एंशियंट टाइम वॉज लार्जली confined to be the making of tools, utensils and the weapons। हम क्या करते थे, यानी कि प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग हम क्या बनाते थे, वेरियस टाइप के टूल्स, औजार, बर्तन तथा हथियार बनाने में
यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान करना है कि हम वहाँ के यानी कि प्राचीन टाइम पे माइनिंग करके वेरियस टाइप का मिनरल्स हम कलेक्ट करते थे। उसके बाद में हम हथियार या फिर बर्तन वगैरह या फिर हम क्या बनाते थे, औजार बनाते थे। ठीक है, और बहुत ही इसका सीमित यूज़ था। द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग्स बिगेन विद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और इसका जो एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद हुआ, यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद में माइनिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। एंड इट्स इम्पोर्टेंस टू यानी कि कंस्टिट्यूंसली इंक्रीज, और ये जो लगातार जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज जो है वो माइनिंग अब यानी कि इंडस्ट्री रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद में लगातार बढ़ रहा है। अब देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो माइनिंग एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हम बात करेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस दस डिपेंड ऑफ टू मेन फैक्टर्स। यहाँ पे दो फैक्टर हैं जो माइनिंग को अफेक्ट डालते हैं। पहला कौन सा है, फिजिकल फैक्टर है। इसके अंदर हम साइज, ग्रेड एंड द मोड ऑफ अक्यूरेंस ऑफ द डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे ये अपने आप में क्या फिजिकल यानी कि इसको बोलते हैं भौतिक कारक, इसको क्या बोलते हैं, भौतिक कारक इसको बोलते हैं। और यहाँ पे यानी कि कोई मिनरल कितने आकार में है, कौन सी ग्रेड में है, और उसकी जो उपस्थिति है यानी कि अटेंडेंस है वो किस अवस्था में सम्मिलित की जाती है। तो पहला जो फैक्टर है यानी कि कोई भी मिनरल्स कहाँ पे कितनी साइज में और कौन सी ग्रेड का है, पहला फिजिकल फैक्टर ये हो गया। दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर, सच एज द डिमांड फॉर मिनरल्स, टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड यूज्ड कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यानी कि हम यहाँ पे क्या देखते हैं, खनिज की मांग कितनी है, तकनीकी ज्ञान कितना है, उसका उपयोग कितना किया जा रहा है, और स्ट्रक्चर जो है और उसका किस प्रकार से विकास किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर। तो यहाँ पे माइनिंग को दो फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, पहला फिजिकल, सेकंड इज इकोनॉमिक फैक्टर। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं। मैक्सिको की जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं और ये ऑयल निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो माइनिंग वगैरह की जाती है। इसके कई मेथड हो सकते हैं। तो मेथड्स की बात करेंगे कि हम जो माइनिंग होते हैं उसके कौन कौन से मेथड्स पाए जाते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑक्यूरेंस एंड द नेचर ऑफ द और होता है कच्चा माल। ठीक है, और ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑक्यूरेंस एंड द नेचर ऑफ द और माइनिंग इज टू टाइप्स। यहाँ पे यानी कि जो मेथड होता है माइनिंग का और उपस्थिति की अवस्था और की प्रकृति के आधार पे हम धरातलीय और भूमिगत खनन में इसको बांट सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप हैं, एक तो सरफेस और एक अंडरग्राउंड माइनिंग। जैसे हम बात करें, जैसे ये हमारा सरफेस है, इसके ऊपर यदि हम माइनिंग करेंगे तो इसको तो बोलेंगे सरफेस माइनिंग, और यदि हमारा यहाँ से इसके नीचे से हम माइनिंग करते हैं दैट इज़ अंडरग्राउंड माइनिंग, यानी कि हमारी पृथ्वी के नीचे से हम चीज़ों को निकालते हैं, वो अंडरग्राउंड हो गया। ठीक है, सो सरफेस माइनिंग जो होती है ऑल्सो नॉन एज ओपन कास्ट माइनिंग, इसको क्या बोला जाता है, ओपन कास्ट माइनिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। इन दी easiest and the cheapest way of mining minerals that occurs close to the surface, ये जो है ये मोस्टली कहाँ पे होता है, ये खनन के ऊपर होता है, और ये अपने आप में काफ़ी ओपन कास्ट इसको बोला जाता है। ओवरहेड कॉस्ट सच एज सेफ्टी, प्रक्यूरेशन एंड द इक्विपमेंट्स इज द रिलेटिवली लो इन दिस मेथड। यहाँ पे जो है उपकरण जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा खर्च नहीं आता है, और ऑपरेशन जो है काफ़ी सस्ता होता है, और उत्पादन शीघ्र और अधिक होता है। यानी कि जो सरफेस माइनिंग करते हैं उसमें किसी प्रकार का जो मशीनरी वगैरह है वो यूज कम करते हैं, और उसमें खर्चा वगैरह भी कम आता है। वहीं पे हम बात करें व्हेन दी और लाइज डीप एंड बिलो दी सरफेस, हमारे सरफेस के नीचे यदि कच्चा पदार्थ है, मिनरल्स हैं, तो उनको उत्खनन करने के लिए हमें क्या चाहिए, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड को अपनाना पड़ता है, जिसको हम सॉफ्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान कर लेना कि जब हम क्या करते हैं, कोई मिनरल हमारी अर्थ सरफेस से कोई नीचे है, डीप में है, तब उसको माइन करने के लिए हमें अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड को यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम बात करें, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जैसे यहाँ पे सॉफ्ट माइनिंग जो है इस प्रकार से की जाती है, और ओपन जो है वो इस प्रकार से की जाती है, ये आप इसमें देख सकते हो। हैज़ टू बी यूज्ड इन दी मेथड वर्टिकल सॉफ्ट हैज़ टू बी संक फ्रॉम वेयर अंडरग्राउंड गैलरीज रेडाइट एंड टू रीच दी मिनरल्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं,
कि जो भूमिगत उसको कूप की खनन भी बोलते हैं, शाफ्ट जो माइनिंग होती है उसको कूप की खनन भी बोला जाता है। और इस विधि से हम लंबे रूप से यानी कि वर्टिकली जो होता है यानी कि नीचे देखो वर्टिकली है ना ये गहरा लंबवत बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वर्टिकली माइनिंग इससे कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं गहराई तक इसमें स्थित होता है, जहाँ पे मिनरल्स थोड़ी सी अंडरग्राउंड होता है तो वहाँ पे गहराई तक हम क्या करते हैं माइनिंग कर सकते हैं। भूमिगत गेल्डें खनिजों तक पहुँचने के लिए काफ़ी फैली होती हैं। वहीं पर हम बात करें मिनरल्स आर दी एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसपोर्टेड टू दी सरफेस थ्रू दिस पासेज। हम क्या करते हैं खदानों में ये जो इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण और परिवहन धरातल तक किया जाता है। अब देखो जैसे ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे कोई मिनरल्स है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे छोटे छोटे ड्रिल करेंगे। अब यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे और ऊपर तक जो है इसको माइनिंग करके यहाँ पे हम इसको निकाल कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे इसको निष्कर्षण करने के लिए हमें इतनी मशीनरी चाहिए कि यहाँ से हम नीचे से उत्खनन करके यहाँ पे ऊपर ले जा सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब निष्कर्षण और परिवहन हमें चाहिए, मशीनरी की नीड हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। इट्स रिक्वायर स्पेशली डिजाइंड लिफ्ट ड्रिल ह्यूजलेज व्हीकल्स। हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, श्रमिकों निकालने के लिए खनिजों के लिए सुरक्षित प्रभावी आवागमन हेतु लिफ्ट चाहिए, माल ढोने के लिए गाड़ियाँ चाहिए, वायु संचार प्रणाली की भी आवश्यकता कई बार पड़ जाती है, ठीक है। ह्यूजलेज व्हीकल्स वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए फॉर दी सेफ्टी और इफ़िशियंट मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड मटेरियल। तो यहाँ पे जो है यानी कि ये जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, इसमें काफ़ी कैपिटल लगती है। ड्रिल के लिए हमें वेरियस टाइप की मशीनरी उपयोग चाहिए, लिफ्ट चाहिए होती है, काफ़ी व्हीकल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सेफ्टी सिस्टम हमें अपनाना पड़ता है। सो दिस मेथड इज़ सो रिस्की। देखो यहाँ पे आ गया, ये मेथड थोड़ा सा रिस्की है, ख़तरनाक है। पॉइजनस गैसेज, यहाँ पे कई बार जो है हानिकारक जो है जहरीली गैसें निकलती है, आग लग जाती है, फ्लड आ जाती है, एंड केविंग इन लीड टू फेटल एक्सीडेंट। यहाँ पे कई बार क्या हो जाती है, बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं होने का भय भी बना रहता है। सो फायर फ्लड्स एंड केविंग्स लीड टू फेटल एक्सीडेंट। हैव यू एवर रीड अबाउट माइंस फायर एंड फ्लोटिंग्स ऑफ कोल माइनिंग इन इंडिया। अब देखो कई बार आप उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सुनने को मिलता है ना कि वहाँ पे आज कोयले की खदान में आग लग गई, इतने लोग मारे गए। तो ये खबरें जो है ना हमेशा आती रहती हैं इंडिया के अंदर, तो ठीक है। तो ये काफ़ी रिस्की जो है मेथड अपनाया जाता है। अब लास्ट छोटा सा पैराग्राफ और है, इसमें देख लेते हैं। सो दी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आर retreating from mining, processing and refining stage of productions due to high labor cost, while the developing country with large labor force and starving for higher standard livings are becoming more important। अब देखो विकसित जो अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, तो वहाँ पे उत्पादन की जो खनन और प्रोसेसिंग करने का शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनमें श्रमिक जो लागत है, लेबर की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा आती है। वहीं पे जबकि विकासशील जो देश हैं, डेवलपिंग जो कंट्री है, वो अपने आप में वहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है देशवासियों के ऊँचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए वो खनन कार्य को अभी भी क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। विकासशील देशों में अभी भी माइनिंग वगैरह या फिर बात करें वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो खनन कार्य कर रहे हैं। जैसे हम बात करें सेवरल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड फ्यू ऑफ साउथ अमेरिका एंड एशिया हैव 50% ऑफ द अर्निंग फ्रॉम मिनरल्स अलोन। अब देखो यहाँ पे अफ्रीका के कई देश और दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश ऐसे हैं और एशिया के भी कुछ देश हैं जो अपना 50% तक खनन कार्य से प्राप्त करते हैं। अपनी जो इनकम होती है वो 50% तक कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिनरल से प्राप्त करते हैं। तो माइनिंग जो है अभी भी हो रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। So first question is which one of the following is not a plantation crop? इनमें से plantation crop कौन सी नहीं है? सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसमें जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो कॉफ़ी भी होती है, शुगर केन भी होती है, रबड़ भी होती है, व्हीट नहीं होती, तो दैट इज राइट ऑप्शन इज व्हीट। गेहूं जो है प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। In which one of the following countries cooperative farming was most successful experienced? मैंने आपको क्या बताया था, डेनमार्क, आते ही कर देना आप। तो डेनमार्क में जो है कोऑपरेटिव जो फार्मिंग है वो सफलतापूर्वक जो है रही है। नेक्स्ट है ग्रोविंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे ये जो ग्रोविंग होती है फ्लावर्स को, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर उसको बोला जाता है, या फिर उसको ट्रक फार्मिंग भी बोल दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे
थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा राइट ऑप्शन ट्रक फार्मिंग ही लगाया जा सकता है, ठीक है। सो ट्रक फार्मिंग हमारे आया भी है, फ्लोरिकल्चर जो है यहाँ पे नहीं आया है। सो राइट ऑप्शन इज ट्रक फार्मिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्टिवेशंस वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियंस कॉलोनीज। देखो जहाँ पे यूरोपियन जो कॉलोनीज थी वहाँ पे कौन सी किस प्रकार की खेती लगाई गई थी, वहाँ पे लगाई गई थी प्लांटेशन। सो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रोपण कृषि जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन नॉट प्रैक्टिस्ड। जो कमर्शियल एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन जो है कल्टीवेशन जहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की जाती है, तो 3 रीजन ऐसे हैं जहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है और एक रीजन ऐसा है जहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की जाती है। अब देखो, अमेरिका के प्रेरीज बिल्कुल सही है, यूरोपियन के स्टेपीज सही है, पंपास ऑफ अर्जेंटीना सही है, अमेजोन बेसिन जो है इसका गलत हो जाएगा। तो जितने भी टेम्परेट जो ग्रास लैंड है, शीत जो मैदान है, वहाँ पे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन की जाती है और अमेजोन बेसिन ये ट्रॉपिकल रीजन का पार्ट है, यहाँ पे किसी प्रकार की कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन नहीं की जाती। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका अमेजोन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जहाँ पे खट्टे फलों की खेती की जाती है उसको किस प्रकार की एग्रीकल्चर बोला जाता है। सो दैट इज मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, यानी कि भूमध्य सागरीय खेती इसको बोलते हैं। विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमोंगस्ट द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जो एग्रीकल्चर थी, जो टाइप था एग्रीकल्चर का, वही क्या आ जाएगा, स्लैश एंड बर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, यदि आपने किताब पढ़ी अच्छे से तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इसका राइट ऑप्शन मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर, यानी कि इसमें से मोनोकल्चर जो है जिसमें कौन सी फसल जो है एकल कृषि नहीं है, इसको हिंदी में बोलते हैं मोनोकल्चर, एकल कृषि। तो इनमें से कौन सी नहीं है, डेयरी फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो इनमें से एकल कृषि कौन सी नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख के आपको आंसर बताना है। यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।